हेलो फ्रेंड्स, तो अपन पढ़ रहे चैप्टर 3 जिसमें अपन लास्ट टॉपिक पढ़ रहे थे किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, तो उसमें एक साइन की गड़बड़ आई थी, है ना। तो साइन को अपन ठीक से समझते हैं वापस से। फिर से मैं वही टॉपिक लेता हूँ, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। बिंदु आवेश, ये थोड़ा सा मारकर चलने में दिक्कत कर रहा है, तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, ठीक है। बिंदु आवेश ठीक है। फिर से लिखता हूं मैं, देखिए बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। इसमें थोड़ा चिन्ह की गड़बड़ आई थी, मैं फिर से इसको आपको करके दिखाता हूं। तो इससे पहले हमने किया था, इस टॉपिक से पहले हमने किया था विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र, है ना। मतलब विद्युत विभव विद्युत क्षेत्र की सहायता से कैसे ज्ञात किया जाएगा। तो उसके लिए फॉर्मूला आया था V बराबर माइनस इंटीग्रेशन EDR, यही आया था। जब ये फॉर्मूला आया था तो कैसे आया था, हमने ज्ञात किया था विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य dW बराबर F.dr, यही किया था। ऐसे बनाया था मैंने, ये विद्युत क्षेत्र है ऐसा, इसमें एक आवेश रखा है, इस पे बल इधर लगेगा, ये इधर जा रहा है। तो यहाँ पे अपने फॉर्मूला लगाया विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य F.dr। और मैंने आपको क्या बताया, विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य कैसा लेना है बताओ, ऋणात्मक। किसी आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में अनंत से लाकर किसी बिंदु तक रखने में बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है, और विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य क्या होगा बताओ, ऋणात्मक होगा, ठीक है। किस केस में, जब आवेश धनावेश हो। तो मैंने माना था विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक, तो ये ऋणात्मक चिन्ह इधर आ गया था। तो कुल कार्य निकाले तो समाकलन किया था माइनस समाकलन F.dr, ऐसे किया था। और F की जगह बल का मान रखा था, बल का मान क्या था बताओ, Q0E माइनस समाकलन Q0E डॉट dr। Q0 आदेश राशि है, बाहर आ जाएगी, ये भाग में चला जाएगा, तो W/Q0 ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन E.dr, बोलो होगा या नहीं। और W/Q0 को क्या बोलते हैं, V, तो V इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन E.dr, यही आया था। अब वो चिन्ह की गड़बड़ क्यों हुई थी, आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो कार्य लिया था, जब ये फॉर्मूला डिराइव किया तब कौन सा कार्य लिया था, विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य, विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य, ना कि बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपन इधर, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, ठीक है। कैसे ज्ञात करेंगे, देखो माना कोई बिंदु आवेश है यहाँ पे Q, इसके कारण R दूरी पर आपको बिंदु P पर विभव ज्ञात करना है, बिंदु P पर विभव ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करें आप समझो। तो देखो मैंने बताया था कि यहाँ पे अपन क्या करते हैं, एक एकांक धनावेश को अनंत से लाकर और बिंदु P पर रखते हैं। एक एकांक धनावेश को अनंत से लाकर बिंदु P पर रखते हैं। मान लें कि एकांक धनावेश जो कि Q0 है वो अनंत से आ रहा है और किसी समय यहाँ स्थित है और बिंदु P की ओर जा रहा है। तो विभव की परिभाषा क्या थी, एकांक धनावेश को अनंत से लाकर किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखने में किया गया कार्य, उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। बोलो गए, ठीक है। अब ये आ रहा है, तो अब अपन निकालेंगे विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य। तो विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक। तो इस तरीके से हल करेंगे। और अगर बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य निकालें तो वो क्या होगा, धनात्मक। तो फिर यहाँ पे F.dr से हल करेंगे, इसको धनात्मक लेंगे, ठीक है। अगर विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य लेंगे तब तो ऋणात्मक, और विद्युत विभव द्वारा किया गया कार्य लेंगे तब क्या लेंगे बताओ, धनात्मक। तो जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ,
कैसे शुरू करें अपन, देखना। देखो मैं यहाँ पे लेता हूँ, जैसे ये Q आवेश यहाँ स्थित है और Q नोट आवेश को इधर ला रहे हैं, तो ये Q आवेश इसको प्रतिकर्षित करेगा। प्रतिकर्षित मतलब ये Q आवेश इस पे प्रतिकर्षण बल लगाएगा इस दिशा में, तो बल लगेगा इस दिशा में F। बोलो बल लगेगा या नहीं F। और इसको लेके किधर आ रहे हैं, इधर, तो मान लो अल्प विस्थापन अपन ने दिया यहाँ पे dr, अल्प विस्थापन इस दिशा में दिया dr, ठीक है। अब आप देखना, आप इधर लेके आ रहे हो तो ये जो आवेश है प्रतिकर्षित कर रहा है, तो मतलब विद्युत बल इधर लग रहा है, और लेके इधर आ रहे हैं तो मतलब विद्युत बल के विपरीत कार्य कर रहे हैं। और विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है, विद्युत बल की दिशा में। ये Q एक धनावेश है, धनावेश से विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी कि धनावेश से सदैव बाहर की ओर होती है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा यही होगी जिधर विद्युत बल है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो गई। और लेके इधर आ रहे हैं यूं, तो विस्थापन की दिशा ये हो गई। बोलो हुई है नहीं। तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत कार्य कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र के विपरीत कार्य कर रहे हैं, तो कैसा कार्य करना पड़ेगा, बाह्य कार्य। बाह्य कैसे कि ये वाला आवेश इसको प्रतिकर्षित करेगा, अपने पास नहीं आने देगा, तो हमें बाहर से अतिरिक्त कार्य करना पड़ेगा, इस बल के विरुद्ध अतिरिक्त कार्य करना पड़ेगा, तब जाके ये पास पहुंच पाएगा। समझ पाए हम। तो हम बल के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, तो इस डेरिवेशन को मैं यहीं से शुरू करता हूँ। तो क्या बोलेंगे, विद्युत बल के या विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध या बाह्य स्रोत के द्वारा किया गया कार्य, विद्युत क्षेत्र के खिलाफ किया तो बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य। किस काम में किया गया कार्य, बोलो, एकांक धनावेश को अनंत से लाकर बिंदु P तक रखने में किया गया कार्य। तो बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य dW बराबर F डॉट dr। अब ध्यान क्या रखना है आपको कि ये बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य निकाल रहे हैं, तो ये क्या होगा, धनात्मक। और अगर विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य निकालेंगे तो वो क्या होगा, बताओ, ऋणात्मक। तो अपन बाह्य स्रोत द्वारा निकाल रहे हैं। यहाँ पे पिछले डेरिवेशन में विद्युत क्षेत्र का लिया था इसलिए ऋणात्मक लिया, यहाँ भी बाह्य स्रोत से हल कर सकते हो आप। इसको धनात्मक ले लो, F डॉट dr, F और dr के बीच का कोण देख लो, 180 डिग्री हो जाएगा तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब देखो आप, बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य धनात्मक। अब आगे देखना आप, F डॉट dr या कुल निकालें अपन तो कुल कितना हो जाएगा, समाकलन F डॉट dr हो जाएगा या नहीं। अब डॉट प्रोडक्ट हटाओ, तो डॉट प्रोडक्ट यहाँ से हटाएंगे इस जगह से, तो बल की दिशा किधर है, इधर, और विस्थापन की दिशा इधर, तो दोनों के बीच का कोण 180 डिग्री, बल और विस्थापन के बीच का कोण 180। तो डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो क्या आता है बताओ, F dr cos थीटा, और थीटा की जगह 180 लिखा। cos 180 का मान कितना होता है, -1, तो ये -1 हो गया, -1 से इसको गुणा करें तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो कार्य कितना आ गया, -F dr। अब डॉट प्रोडक्ट हट चुका है, अब डॉट प्रोडक्ट नहीं है, यहाँ था डॉट प्रोडक्ट, cos थीटा लिख दिया, अब डॉट प्रोडक्ट नहीं है, F dr आ गया। और इस पे कितना बल लगेगा इस आवेश पे, तो बल का फॉर्मूला है F बराबर Q नोट E। समझ रहे हो, यही तो है Q नोट E, ये बल का फॉर्मूला हो गया। ये बल कितना लगेगा कि आवेश कितना है Q नोट, और कैपिटल Q आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसमें ये रखा हुआ है, तो F बराबर Q नोट E, ये बल लगेगा। तो ये बल का मान यदि अपन यहाँ रखें इस जगह पे, तो इस जगह पे आप बल का मान रखो, तो बल का मान क्या आएगा बताओ, W बराबर माइनस बल की जगह रख दिया Q नोट E dr। Q नोट आदेश राशि है, बाहर ले लेंगे तो W बराबर -Q नोट E dr हो गया। Q नोट को आप भाग लगा देंगे तो W बटे Q नोट बराबर -E dr, तो ये आ गया V बराबर -E dr। बोलो आ गया नहीं, सही है। तो ये क्या आ गया बताओ, बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य, किसी आवेश को, किसी एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक रखने में बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य निकाला, यही क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। तो ये आ गया -E dr। तो ये अपन ने संबंध निकाला ही था ये वाला।
क्या था ये, विद्युत क्षेत्र की सहायता से विद्युत विभव। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, यही आपके काम आने वाला है, ठीक है। तो मैंने आपको ये पहले वाला जो डेरिवेशन है, इससे पहले वाला विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव, तो उसके लिए फॉर्मूला डेराइव करके बता दिया, ठीक है। अब कहाँ से कहाँ तक लाए, लिमिट लगा सकते हो, अनंत से लेके आए आर तक। जैसे देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, अनंत, और पी बिंदु पे लाना है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, आर। तो कहाँ से लाए, अनंत से आर तक लाए, तो लिमिट क्या लगा सकते हैं, अनंत से आर। ध्यान रखना इसमें डॉट प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले को काम में लेंगे, ये तो मैंने आपको समझाया ताकि वो चिन्ह की गड़बड़ ना हो। चिन्ह की गड़बड़ इसीलिए हो रही थी कि विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य और बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य, इसका ध्यान रखना है। तो देखो आप इसको कैसे शुरू करेंगे, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। इसको कैसे शुरू करेंगे कि माना एक बिंदु आवेश Q है जिससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है। P बिंदु पर विद्युत विभव की गणना करने के लिए हम एक परीक्षण आवेश Q0 लेते हैं। ये Q0 जो है उसको अनंत से लेकर आ रहे हैं और बिंदु P पर रख रहे हैं। किसी समय पर यह आवेश यहाँ स्थित है, इस समय पर इस आवेश के कारण इस पर बल F है, और यदि इस आवेश को अल्प विस्थापन dr दिया गया है तो फिर विद्युत विभव के फॉर्मूले से, ये विद्युत विभव का फॉर्मूला माइनस EDR, अब ये भी निकाला है, अनंत से R EDR, बोलो होगा या नहीं, ये लगाएं, है ना। या विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के संबंध से, ये विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में क्या है, संबंध है। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे अपन, बताओ, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के संबंध से। ये अब आपको पता है एकल धनावेश के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला, ये अपन पढ़ चुके हैं पहले और दूसरे पार्ट में, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला यहाँ लगाएं इस जगह, तो v बराबर माइनस अनंत से r और के क्यू बटे आर स्क्वायर डी आर, ठीक है। के और क्यू नियत राशियाँ बाहर आ जाएंगी, के क्यू बाहर आ जाएगा, अनंत से r 1/r स्क्वायर और डी आर, ठीक है। अब 1/r स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं बताओ, माइनस के क्यू अनंत से r, 1/r स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, r की घात -2 इंटू डी आर, r की घात -2 इंटू डी आर। और ये अब समाकलन करेंगे, समाकलन पढ़ा है हमने, x की घात n का समाकलन होता है x की घात n+1 बटे n+1, ये पढ़ा है ना आपने, ये वाला। तो माइनस के क्यू ऐसे ही समाकलन करो, r की घात -2 का, तो हो जाएगा r की घात -2 + 1 और r की घात -2 + 1, ठीक है, समझ में आया। तो हो जाएगा अनंत से r, तो v बराबर माइनस के क्यू, इसको हल करो, r की घात -1 बटे -1 अनंत से r, ये -1 को बाहर ले आओ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा के क्यू, बोलो हुआ या नहीं, समझे। और अंदर क्या रह गया बताओ, r की घात -1, इसको लिख देंगे 1/r, लिमिट लगाएंगे अनंत से r, अनंत से r सीमा लगाओ यहाँ, तो v कितना आ जाएगा, के क्यू, पहले r की जगह ऊपरी सीमा लिखेंगे तो 1/r, फिर माइनस r की जगह निचली सीमा लिखेंगे तो 1/अनंत। ऐसे ही करते हैं सीमाओं को हल, पहले ऊपरी सीमा फिर निचली सीमा, और 1/अनंत क्या हो जाता है, 0, अनंत का उल्टा क्या होता है, 0। तो ये तो 0 हो गया, 1/r इससे गुणा हो जाएगा, तो v बराबर के क्यू बटे r, यही मिलेगा, v बराबर के क्यू बटे r। तो ये जो चिन्ह की गड़बड़ आ रही थी वो अपनी हो गई कंप्लीट, समझे आप। तो बिंदु आवेश के कारण उसके पास स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव, तो ये कितना आ गया बताओ, के क्यू बटे आर। आपको ध्यान रखना है कैसे ज्ञात किया अपन ने, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के संबंध से, ठीक है। ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगाएं, इसमें डॉट प्रोडक्ट अभी नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य ले रहे हैं। अब आगे आओ, ये मैं रफ कर दूं, बोलो, तो ये मैं आपको मिटा देता हूं अच्छे से। अब देखना आप ध्यान से, ये आ गया। अब इससे क्या पता लगता है कि जो विभव है, विभव वो व्युत्क्रमानुपाती है किसके, बताओ, दूरी के, 1/r के समानुपाती है या r के व्युत्क्रमानुपाती है। तो ग्राफ बनाए विभव और दूरी के बीच में, v और r के बीच में ग्राफ बनाए, तो व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ कैसे बनता है बताओ,
ऐसे व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ कैसे बनेगा बताओ, इस तरीके से बनेगा या नहीं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। मतलब विभव वो दूरी बढ़ने के साथ साथ विभव घटता जा रहा है। तो ये मैंने आपको बताया विभव में दूरी के साथ परिवर्तन, बोलो हुआ या नहीं। अब बात करते हैं अपन माध्यम का प्रभाव, छोटा सा टॉपिक आता है माध्यम का प्रभाव। माध्यम का प्रभाव, तो माध्यम का प्रभाव क्या होता है, जैसे निर्वात या हवा में विद्युत विभव का फॉर्मूला, किसी बिंदु आवेश के कारण निर्वात या हवा में विद्युत विभव का फॉर्मूला Q/R। इसको आप चाहें तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, के को क्या लिखते हैं फर्स्ट चैप्टर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं नहीं, और इंटू Q/R ऐसा लिख दें, के का मान रख दिया। तो ये तो हो गया निर्वात में विभव। अगर किसी माध्यम में विभव पूछ लिया जाए, माध्यम में, तो माध्यम में विभव निकालें तो क्या परिवर्तन आने वाला है आपको पता है, 1/4 पाई, ये तो नियत है ऐसे ही रहेगा। आवेश और दूरी माध्यम में भी उतनी रखी है, परिवर्तन किस में आता है, एप्सिलॉन नॉट में, इसकी जगह क्या आ जाता है एप्सिलॉन, बोलो आता है नहीं। जब भी माध्यम बदलेगा तो विद्युतशीलता परिवर्तित होगी या नहीं। ऐसा अपन ने वहाँ भी किया था, आपेक्षिक विद्युतशीलता में निर्वात या हवा में बल निकाला था, फिर माध्यम में बल निकाला था। तो माध्यम की बात करेंगे तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन आ जाएगा, ये यहाँ तक, ठीक है, बस ये ध्यान रखना है। अगला टॉपिक आता है आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव, ठीक है, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव, ठीक है। तो देखना आप आगे, ये भी अपन पहले पढ़ चुके हैं चैप्टर 1 में। आवेशों के निकाय के कारण, निकाय के कारण मतलब बहुत सारे आवेश उपस्थित हैं, ऐसे अलग अलग आवेश Q1 Q2 Q3 Qn, ऐसे बहुत सारे। और किसी बिंदु पे, यहाँ पे P बिंदु पे आपको कुल विद्युत विभव निकालना है। मान लो यहाँ से दूरी कितनी है R1, यहाँ से दूरी कितनी है R2, और यहाँ से दूरी कितनी है R3, और यहाँ से दूरी कितनी है बताओ Rn। तो इस पर कुल विभव कितना होगा, तो मान लो पहले आवेश के कारण Q1 आवेश के कारण R1 दूरी पर विभव V1 कितना आ जाएगा, KQ1/R1, अभी फॉर्मूला बताया था KQ/R, उससे। दूसरे के कारण निकालें तो V2 बराबर KQ2/R2, तीसरे के कारण निकालें तो V3 बराबर KQ3/R3, ऐसे हो जाएगा। और पूरे सभी आवेशों के निकाय के कारण कुल विभव कितना आ जाएगा, V1 + V2 + V3 + ... Vn, सबका विभव जुड़ जाएगा। तो V बराबर कितना आ जाएगा बताओ, ये सब जुड़ जाएंगे, KQ1/R1, KQ2/R2, KQ3/R3, इस तरीके से आपके सब जुड़ जाएंगे। इसमें दिशा नहीं देखेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि विद्युत विभव कैसी राशि है बताओ, अदिश राशि है। विद्युत विभव कैसी राशि है, अदिश राशि, और अदिश राशि को व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। पहले 2 चैप्टर में विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र पढ़े, वो सदिश राशियाँ थी, वहाँ पे दिशा की भी आवश्यकता थी, लेकिन विभव के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होगी। तो यहाँ पे तो जितने भी विभव हैं सबका बीजगणितीय योग करेंगे। बीजगणितीय योग मतलब चिन्ह के साथ, धनात्मक विभव है तो धनात्मक, और ऋणात्मक है तो ऋणात्मक लेंगे, और चिन्ह के साथ इनका अपन योग करेंगे। क्लियर है। तो ये था आवेशों के समूह के कारण कुल विभव, ठीक है, या आवेशों के निकाय के कारण कुल विभव। अगला टॉपिक आपके पास आता है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। अगला टॉपिक क्या आता है, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। ये थोड़ा सा बड़ा है, लेंथी है, और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है 4 नंबर में। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, ठीक है। ये तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये 4 मार्क्स में एग्जाम में कई बार आया है, ध्यान से समझना है, थोड़ा सा लेंथी भी होगा और कंसंट्रेशन की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो अपन ने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पे अपन क्या ज्ञात करने जा रहे हैं, विद्युत
द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। तो विद्युत विभव देखो आप कैसे याद करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ देखें, मैंने एक विद्युत द्विध्रुव ले लिया। तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? दो समान परिमाण के और विपरीत आवेश, ये -q और ये +q, परिमाण समान है, प्रकृति में विपरीत है। ये यदि अल्प दूरी पर रखे हों, अल्प दूरी कितनी मानी थी अपन ने? 2a, अल्प दूरी 2a पर स्थित है, तो ऐसी व्यवस्था क्या कहलाती है? विद्युत द्विध्रुव। तो माना कैपिटल AB एक विद्युत द्विध्रुव है यानी। अब इसका एक मध्य बिंदु ले लेते हैं। मध्य बिंदु हो गया आपके पास ये O इसका मध्य बिंदु है, ऐसा मान लें। तो ये मध्य बिंदु है। इस मध्य बिंदु से कहीं भी पूरे स्पेस में, इसके आसपास कहीं भी, इस मध्य बिंदु से r दूरी पर, इस मध्य बिंदु से r दूरी पर कोई एक बिंदु है P, यहाँ P बिंदु है, जो कि ये अक्ष हो गई, अक्ष द्विध्रुव की अक्ष, और ये क्या होती है? निरक्ष। तो ये अक्ष हो गई, तो जो कि द्विध्रुव की अक्ष के साथ कितने कोण पे है? थीटा कोण पे। कितने कोण पे बताओ? थीटा कोण पे। ठीक है, तो आप समझना कि हमने एक विद्युत द्विध्रुव माना कैपिटल AB, इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर और थीटा कोण पर एक बिंदु स्थित है P। इस P बिंदु पर आपको विद्युत विभव की गणना करनी है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इस बिंदु का नाम ऐसे भी लिख सकते हैं, PR थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, क्यों लिख सकते हैं? कारण समझो कि देखो, निर्देशांक पद्धति में दो तरीके से निर्देशांक बताए जाते हैं। जैसे ये एक बिंदु है, इसके निर्देशांक है 3,4, तो इसका मतलब क्या हुआ बताओ कि ये x अक्ष के अनुदिश की दूरी 3 है और y अक्ष के अनुदिश की दूरी 4 है। तो ये तो होती है कार्तीय निर्देशांक पद्धति, जिसमें अपन निर्देशांक लिखते हैं x और y। एक होती है ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति। तो ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति में क्या लिखते हैं समझना, ये दोनों नहीं लिखते, इस बिंदु को दूसरे तरीके से बताते हैं कि ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु से इसकी दूरी बताओ इसकी। तो ये एक समकोण त्रिभुज है, ये 4 है, ये 3 है, तो ये कितना हो जाएगा? 5। और ये कोण कितना है? मान लो ये कोण बना हुआ है थीटा। तो फिर ध्रुवीय रूप में क्या लिखते हैं? इस बिंदु के निर्देशांक, इनको तो भूल जाते हैं, इनको 3 और 4 को, इनको तो भूल गए। तो निर्देशांक कैसे लिखते हैं? 5 की दूरी पर है, मूल बिंदु से 5 इकाई की दूरी पर है, और कितने कोण पर है? थीटा कोण पर। तो 5 इकाई की दूरी को r से लिखेंगे, तो r, थीटा भी लिख सकते हैं। समझ में आया? तो ये ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति में लिखा हुआ है P के निर्देशांक। P के साथ x, y हो तब तो आप समझ जाओगे कि x और y निर्देशांक है, लेकिन r, थीटा लिखा हो तब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि ये मूल बिंदु से r दूरी पर है और इतने कोण पर है। तो पहले इतना कोण बना और उस पर इतनी दूरी ले लो, तो बिंदु का पता लग जाएगा। तो ये ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति है। ठीक है, तो अपन इस विद्युत द्विध्रुव के कारण इसके आसपास स्थित किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव की गणना करना चाह रहे हैं। तो हमने मान लिया बिंदु P है, इस P पर विद्युत विभव की गणना करनी। कैसे करेंगे आगे देखियो। इससे अपन ने P बिंदु को मिलाया और ये दूरी मान लेते हैं अपन R1, और इससे P बिंदु को मिलाया और ये दूरी अपन मान लेते हैं कितनी? R2। बोलो क्लियर? कोई दिक्कत? समझ आया? और थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ ताकि समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आए। ठीक है, तो देखो आप फिर से, ये मैंने यहाँ ले लिया बिंदु P ले लिया और इसको ऐसे मिला दिया ये, और इसको ऐसे मिला दिया ये। तो ये दूरी हो गई R1, ये दूरी हो गई R, और ये दूरी हो गई अपने पास R2। बोलो हुई या नहीं? कोई दिक्कत? समझ में आया? अब P बिंदु पर विभव आपको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तरीका देखना आप। सबसे पहले दो आवेश रखें, तो दो आवेशों के कारण यह विभव उत्पन्न होगा। तो पहला लेते हैं -q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, -q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, P पर विभव। ये क्या आप साथ साथ लिख लिख के करेंगे
तो अच्छे से समझ में आएगा, साथ साथ डायग्राम बनाओ, रफ कॉपी में लिख लिख के करो। तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, तो अभी अभी बताया था Q आवेश के कारण R दूरी पर विभव का फॉर्मूला V बराबर KQ बटे R, यही बताया था, KQ बटे R। तो माइनस क्यू आवेश के कारण R1 दूरी पर विभव ज्ञात करना है, तो क्या लिखेंगे, माइनस KQ1 बटे R, सॉरी माइनस KQ बटे R, या ऐसे समझ नहीं आया तो एक बार ऐसे लिख दो माइनस Q, और ये विभव हो गया V, ये A बिंदु पे रखा है इसलिए VA नाम दे दिया, A बिंदु पे आवेश रखा है मतलब A बिंदु पर रखे आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। तो यहाँ ध्यान रखना है, जब भी विभव ज्ञात करेंगे तो आवेश का चिन्ह लेके चलेंगे। क्यों? क्योंकि विभव अदिश राशि है और माइनस चिन्ह से दिशा का पता लगा सकते हैं। तो विभव तो अदिश राशि है, दिशा का पता लगा ही नहीं पाएंगे, इसलिए चिन्ह को साथ लेके चलते हैं। जबकि विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में मैंने आपको क्या सिखाया है कि विद्युत क्षेत्र और विद्युत बल वो दोनों सदिश राशियाँ हैं। तो वहाँ मैंने सिखाया था कि आवेश का चिन्ह लेके मत चलो, क्योंकि चिन्ह से हम दिशा पता कर लेंगे कि विद्युत क्षेत्र किस दिशा में या विद्युत बल किस दिशा में। जबकि यहाँ पे तो विद्युत विभव की तो दिशा होती नहीं, तो ये अदिश राशि है, तो अदिश राशि है तो अदिश राशियों के लिए चिन्ह साथ में लेके चलेंगे। मतलब दिमाग में फिट कर लो, सदिश राशि हो तो आवेश का चिन्ह नहीं लेंगे, उससे दिशा का निर्धारण कर लेंगे, और अदिश राशि हो तो आवेश का चिन्ह लेके चलेंगे। तो ये आ गया। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस KQ बटे R1 A बिंदु पर विभव। इसी प्रकार प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। तो ये प्लस Q आवेश है, इसके कारण बिंदु P पर विभव, दूरी कितनी हो गई R2, आवेश हो गया Q, B बिंदु पे रखा है तो किससे व्यक्त कर दिया, VV बराबर KQ बटे R2। बोलो आ गया KQ बटे R2। तो प्लस Q आवेश के कारण इतना विभव होगा और माइनस Q आवेश के कारण इतना विभव होगा, दो ही आवेश है। तो बिंदु P पर कुल विभव कितना हो जाएगा, बिंदु P पर कुल विभव, तो मैंने बताया था विभव अदिश राशि है, दिशा का तो कोई लेना देना ही नहीं है, तो सीधे जोड़ देंगे। कुल विभव कितना हो गया, VA प्लस VB। तो V कितना आ गया बताओ, VA का मान रखो यहाँ से, तो माइनस KQ बटे R1 और प्लस BB का मान रखेंगे KQ बटे R2। आप देखो यहाँ से KQ कॉमन आ जाएगा, KQ कॉमन, ये ऋणात्मक है धनात्मक है, तो पहले धनात्मक राशि लिख देते हैं। तो पहले धनात्मक राशि लिखेंगे 1 बटे R2 माइनस, फिर ऋणात्मक राशि रखेंगे 1 बटे R1। तो V कितना हो जाएगा बताओ, कोई दिक्कत? लघुत्तम ले लें इसका आप, तो लघुत्तम लेंगे तो ये हो जाएगा KQ, लघुत्तम क्या आएगा R1 R2, R2 का भाग लगाएंगे तो क्या बचेगा बताओ R1, तो R1 आ जाएगा, माइनस R1 का भाग लगाएंगे तो बचेगा R2। तो ये आ गया समीकरण नंबर 1, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब बिंदु P पर कुल विभव आ गया KQ R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2, ये आ गया कुल विभव बिंदु P पर, समीकरण नंबर 1। लेकिन हम जो विभव ज्ञात करेंगे वो किसकी फॉर्म में ज्ञात करेंगे, R की फॉर्म में, क्योंकि हमने पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पहले दूसरे तीसरे सब चैप्टरों को यदि मिलाएं तो उनमें आपने देखा होगा कि जितने भी आंसर लिए हैं वो आंसर किसकी फॉर्म में लिए हैं अपन ने बताओ, R की फॉर्म में लिए, स्मॉल r, जैसे KQ बटे R स्क्वायर, KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, V बराबर KQ बटे R। तो ये फार्मूला भी हम R की फॉर्म में ज्ञात करेंगे। तो R की फॉर्म में कैसे ज्ञात करेंगे आप इसको देख लो ध्यान से, मैं मिटा रहा हूँ, बैक करके देख लेना आप। ये लास्ट रखता हूँ यहीं पे, बिंदु P पर कुल विभव इतना आया था, बस इसको ध्यान रखो, इसी से आगे बढ़ाएंगे अपन, है ना। तो बिंदु P पर कुल विभव ये आ गया R1 माइनस R2, और ये समीकरण नंबर 1। अब कैसे ज्ञात करेंगे, मतलब R1 और R2 ये तो अपन ने माने, इन दूरियों को किसके रूप में बदलना है, R के रूप में। तो कैसे बदलेंगे, तरीका देखना आप थोड़ा सा। तो तरीका कैसे देखना आपको कि हम क्या करते हैं, इस रेखा को ऐसे बढ़ा लेते हैं, बढ़ा लिया। अब बिंदु A से इस पे लंब डालते हैं, इस लंब का नाम दे दिया M,
और इसी प्रकार बिंदु बी से भी इस रेखा पे लंब डालते हैं, तो इस लंब का नाम अपन ने दे दिया एन, दे दिया। तो ये मैंने लंब डाल दिया इस तरीके से, ठीक है। अब अगर ये लंब डाल दिए गए हैं ये वाले, और ये कोण थीटा ये वाला, तो इधर वाला कोण भी कितना होगा बताओ, थीटा होगा या नहीं। दूसरी बात, विद्युत द्विध्रुव बहुत छोटा होता है। अपन ये बोलते हैं कि दो आवेश जो हैं परिमाण में समान और प्रकृति में विपरीत हैं, लेकिन अल्प दूरी पर रखें। अल्प मतलब बहुत कम, मतलब ये डायग्राम जो बनाया है वो बहुत बड़ा बनाया है, जूम करके दिखाया है। अगर विद्युत द्विध्रुव की बात करें, क्या होता है विद्युत द्विध्रुव, NaCl, Na+Cl-, मतलब नमक का एक छोटा सा अणु, समझ रहे हो आप। तो उसके बीच की दूरी तो एंगस्ट्रम में होती है, 10⁻⁻10 मीटर, बहुत कम होती है, तो वो दूरी दिखाई नहीं देगी। फिर भी हमने बड़ा बनाया है, तो ये दूरी बहुत छोटी होंगी, मतलब ये लाइनें लगभग जो है आसपास होंगी, तो लगभग आसपास होंगी। तो हम ये कह सकते हैं, समझना आप, कि ये लंब डाला है ना ये, तो ये दूरी और ये दूरी बराबर है, ये दूरी और ये दूरी क्या है, बराबर, क्योंकि बहुत पास पास होंगी, तो ये दोनों लाइनें क्या होनी चाहिए, लगभग बराबर। फिर यहाँ भी लंब डाला अपन ने, तो इसमें भी देखो ये दूरी और ये दूरी क्या होनी चाहिए बताओ, बराबर। ये दूरी और ये दूरी क्या होनी चाहिए, लगभग बराबर, एग्जैक्ट तो नहीं, लगभग बराबर। बहुत छोटा कर दो, तो जब इनको छोटा करोगे तो ये लाइन लगभग एक दूसरे के ऊपर ही आ जाएंगी, तो बराबर होनी चाहिए। अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो करें शुरू, तो आप समझना, यहाँ से निकालते हैं त्रिभुज AMO, त्रिभुज AMO। तो त्रिभुज AMO में देखें, यहाँ पे देखें, कॉस थीटा निकालते हैं यहाँ से, है ना। क्या ज्ञात करें बताओ, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा बताओ, कॉस थीटा यहाँ मैं ज्ञात करने जा रहा हूँ। तो आधार बटे कर्ण, तो 90 के सामने तो कर्ण और थीटा के सामने लंब, तो ये हो गया आधार, आधार बटे कर्ण। आधार हो गया OM, कर्ण हो गया OA, तो OM बटे OA, बोलो हुआ है नहीं, ठीक। OA इधर गुणा हो जाएगा, तो OM बराबर OA cos थीटा, सही। और OA कितना होगा, OA तो बताओ ये पूरी दूरी कितनी है, 2a, और ये मध्य बिंदु है, तो ये कितना हो जाएगा, आधा। तो 2a का आधा कितना हो जाएगा, a। तो OA जो है इसकी लंबाई कितनी हो गई, a। तो OA की जगह क्या लिख सकते हैं, a। तो OM बराबर A cos थीटा आया, क्या बताओ, ये ध्यान रखना है। एक तो OM का मान कितना आ गया, A cos थीटा। इसी प्रकार त्रिभुज BNO में, तो BNO इस त्रिभुज में देखो, 90 के सामने कर्ण, थीटा के सामने लंब, 90 के सामने कर्ण, थीटा के सामने लंब, तो ये हो गया आधार। तो cos थीटा निकालो, इसमें भी cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, मतलब ON बटे OB, ON बटे OB। तो ON बराबर आ गया OB cos थीटा, ON बराबर आ गया OB cos थीटा। और OB का मान कितना है, ये पूरी दूरी 2a है, ये मध्य बिंदु है, ये a है, तो ये भी a होगा। तो ON आ गया आपके पास A cos थीटा। तो ये आपको ध्यान रखना है, OM और ON दोनों किसके बराबर है बताओ, A cos थीटा के बराबर है। ON और OM दोनों किसके बराबर हैं, A cos थीटा के बराबर हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखना। अब मैं ये दूरी लेना चाहूँगा R1, तो देखना आगे दूरी AP जो है, दूरी AP, ये लंब डालने के कारण ये दूरी AP किसके बराबर हो गई, इसके, समझ रहे हो, ये दूरी और ये दूरी। तो AP किसके बराबर है, MP के। तो AP बराबर MP या PM जो भी है, और AP बराबर MP को क्या लिख सकते हैं, MP को तो MP को तोड़ के लिख सकते हैं अपन, MP को क्या,
MO प्लस OP या OP प्लस OM। OP में OM जोड़ दें तो ये बन जाएगा MP। तो मैंने जोड़ दिया OP में OM, समझे? OP में OM जोड़ दें तो ये बन जाएगा MP। क्लियर? अब इनके मान रखें। AP को किससे व्यक्त कर रहे हैं? R1 से, तो R1 आ गया। OP को किससे व्यक्त कर रहे हैं? O से P तक की दूरी क्या मानी थी? R, तो ये आ गया R। और OM का मान आया है A cos थीटा, तो ये आ गया A cos थीटा आ गया। तो ये R1 का मान आ गया। आप देख पा रहे हो मेरा पर्पस क्या था कि आंसर किसकी फॉर्म में आए? R की फॉर्म में। तो R1 को किसके रूप में बदलना पड़ेगा? R के रूप में। तो ये बदल गया R1 R के रूप में। फिर आ गया हो। इसी प्रकार BP को लिखते हैं। तो गौर से देखो, लंब डालने के कारण ये जो दूरी BP है ये बराबर हो गई NP के। BP बराबर NP, लगभग बराबर NP। तो BP बराबर NP हो गया। तो BP तो ऐसे ही लिखेंगे। NP को क्या लिख सकते हैं? NP को तोड़ के NP, इसको ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं? OP में से ON हटा दें, ये पूरी OP, इसमें से ON को निकाल लें, हटा दें, तो ये क्या बच जाएगा? NP। तो NP को लिख सकते हैं OP माइनस ON। OP माइनस ON लिख दिया। अब किससे व्यक्त किया? BP को किससे व्यक्त किया अपन ने? बताओ, R2 से। तो BP की जगह लिख दिया अपन ने R2। OP को किससे व्यक्त किया? R से। OP की जगह लिख दिया R। और ON का मान क्या निकाला? ये रहा A cos थीटा, तो यहाँ लिख दिया A cos थीटा। तो ये R2 का मान आ गया। तो देखो R1 और R2 के मान R की फॉर्म में निकाल लिए अपन ने। यही पर्पस था कि आंसर किसकी फॉर्म में लेके आए अपन? R की फॉर्म में लेके आए। तो ये ज्ञात कर लिया। आगे बढ़े अब। तो आगे बढ़े तो देखना आप, इसको मिटा देता हूँ मैं डायग्राम को। अब देखो आ गया है। अब ये R1 और R2 के मान उठा के समीकरण 1 में रख देंगे इसमें। तो इसमें रखो तो V बराबर देखना आप KQ, R1 की जगह लिखेंगे, R1 की जगह ये R प्लस A cos थीटा, R प्लस A cos थीटा, और माइनस R2 की जगह लिखेंगे R माइनस A cos थीटा बटे R1 R2, R प्लस A cos थीटा, R1 का मान लिख दिया, और R2 का मान लिखेंगे R माइनस A cos थीटा। क्लियर है? तो V बराबर, अब देखें KQ गुणा, माइनस से अंदर गुणा करो तो माइनस R प्लस A cos थीटा, R से R कैंसिल, A cos थीटा और A cos थीटा को जोड़ेंगे तो 2A cos थीटा। नीचे देखो A प्लस B, A माइनस B, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A cos थीटा का होल स्क्वायर। सही है? फॉर्मूला लगा दिया, A प्लस बी A माइनस बी, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। बोलो समझे आप? अब देखो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ, ये Q इंटू 2A, Q इंटू 2A क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है P। तो ये हो गया KP cos थीटा, और बटे में आपके पास आ गया R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। बोलो आया है नहीं? ठीक है। अब यहाँ पे एक कंडीशन लगाते हैं, यदि A का मान अत्यल्प है, बहुत छोटा है R की तुलना में। A क्या था? 2A लेते हैं, तो 2A क्या थी? बहुत अल्प दूरी थी, दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी थी 2A। बोलो थी या नहीं? तो A का मान नगण्य कर दें, तो ये जो A वाला पद है इसका मान नगण्य है, cos थीटा का मान तो वैसे ही कम होता है, तो दोनों R की तुलना में क्या हो जाएंगे बताओ? नगण्य। दोनों की दोनों R की तुलना में क्या हो जाएंगे बताओ? नगण्य हो जाएंगे। तो अगर दोनों R की तुलना में नगण्य हो गए A और cos थीटा, तो ये हट जाएगा, तो V का मान कितना आ जाएगा बताओ? KP cos थीटा, इसको नगण्य मान लेंगे तो अपॉन में R स्क्वायर। ये आपके पास आ गया KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर।
तो किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके पास स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव, तो विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या आएगा बताओ, KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर, जहाँ पे P क्या होगा, द्विध्रुव आघूर्ण, R क्या होगा, उस बिंदु की, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से दूरी, और थीटा क्या होगा, जो R जो है R दूरी है उसका द्विध्रुव की अक्ष के साथ बना कोण, जो कि डायग्राम में बना है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी अगले में।